चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, जिसका डर था वही हो रहा है। जंग की वजह से पाकिस्तान में तेल के दाम अब तक 200 रुपए लीटर बढ़ गए। लड़ रहा ईरान और रो रहा पाकिस्तान। जंग की वजह से दुनिया के कई देशों में बड़ा नुकसान हो रहा है, बाजार गिर रहे हैं, सोना चांदी गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। यही पाकिस्तान में हुआ। अब देखिए जरा, पूरी दुनिया टेंशन में है। पाकिस्तान में जैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वो कहीं भी बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, पाकिस्तान में पहले तेल का दाम ये था। पेट्रोल था 266 जंग से पहले, डीजल था 280 और सिलेंडर मिल रहा था 2600 में। जंग के बाद पेट्रोल 266 से हो गया 458 रुपए, डीजल 280 से हो गया 520 रुपए और सिलेंडर 2600 से हो गया 3500 रुपए। अमेरिका ईरान जंग से पाकिस्तान में भारी तेल संकट है। शाहबाज सरकार तेल कीमतें बढ़ाने और लॉकडाउन को पहले अफवाह कहती रही और फिर खुद इसका ऐलान कर मुल्क में अपनी फजीहत करा रही। एक महीने के अंदर पाकिस्तान ने दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए का इजाफा हुआ है, अब 458 रुपए लीटर बिक रहा है। 184 रुपए के इजाफे से डीजल 520 रुपए लीटर पहुंच गया। एक हफ्ते पहले ही शाहबाज ने कीमतों में बढ़ोतरी की सिफारिश को खारिज कर दिया था। शाहबाज ने कहा था हम दाम नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगाने की खबर फैली थी, तब लॉकडाउन और पाबंदी की खबरों को भी पाक सरकार ने अफवाह बताया था। लेकिन आर्थिक संकट से बेहाल पाकिस्तान अब लॉकडाउन की तैयारी में है, क्योंकि एक तो तेल की कमी है, ऊपर से महंगाई से हालात बेकाबू हो रहे हैं। डीजल, ट्रांसपोर्ट और खेती का मुख्य ईंधन है। ये महंगा हुआ तो बजट बिगड़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें, आटा, दूध, सब्जियां, दाल, सब कुछ महंगा हो रहा है। सुनिए जरा, पाकिस्तान के लोगों को आपने सुना, पाकिस्तान के आवाम का गुस्सा क्यों है मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान में जरा दाम देखिए। चिकन लेना 1 किलो तो 1300 रुपए प्रति किलो चिकन है। मटन 3848 रुपए किलो है और अंडा 396 रुपए के 1 दर्जन अंडा है। सब्जी के रेट देखिए जरा। प्याज 110 रुपए किलो है, लहसुन 790 रुपए किलो है, नींबू 488 रुपए किलो पहुंच गया है, मिर्च 636 रुपए किलो और खीरा 74 रुपए किलो है पाकिस्तान में। इसके अलावा दूसरी सब्जियां देखिए। मटर लेनी है तो 160 रुपए किलो, भिंडी 450 रुपए किलो, करेला 342 रुपए किलो, तोरी 340 रुपए किलो है और अरबी 220 रुपए किलो है। शिमला मिर्च 148 पहुंच गई है, गाजर 148 रुपए किलो है, बैगन 110 प्रति किलो है, गोभी 98 रुपए किलो और टमाटर 93 रुपए किलो है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम त्राहिमाम कर रही है। फल लेना और मुश्किल है। सेब तो केवल सपने में आ सकते हैं। सेब 2000 रुपए किलो है, अनार 1600 रुपए किलो, केला 400 रुपए, पपीता 400 रुपए किलो और संतरा 250 रुपए किलो है। उसके बाद देखिए जरा दूसरी चीजें। आटा 1650 रुपए का 10 किलो है, चावल 2845 रुपए का 5 किलो है और कुकिंग ऑयल 500 रुपए लीटर है। ये पाकिस्तानी रुपए में है। आइए अब आपको सुनवाऊं कि पाकिस्तान के नेता क्या कहना है, जरा उन्हें सुनिए। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज रखता है, और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनको सपोर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बीना पाकिस्तानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट नहीं। हमारे यहाँ जो प्राइस बढ़ रही है उसकी वजह सिर्फ ईरान वॉर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि वहां पर जो IMF वालों का जो प्रेशर है वो भी है। IMF का जो डेलीगेशन आया था उसने भी कहा था कि फ्यूल प्राइस बढ़ाई जाएगी। हमने आधी दुनिया से कर्जा ले रखा है, अगर हमें कुछ हुआ तो ऑटोमेटिकली डूब जाएंगे। गवर्नमेंट को जो है वो देखना ये है कि अपने लोगों को रिलीफ कैसे दे, और ये ईरान का बहाना करके जो प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, तो इनको क्या लग रहा है कि 1971 है, पब्लिक को पता नहीं लगेगा, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी बता देंगे। अब ऐसा नहीं है। लॉकडाउन होता नहीं होता
ऑब्वियसली ये कोई पॉपुलर ओपिनियन नहीं है और ये ऑप्शन लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है, मैं ये जरूर कह सकता हूं। देखिए, हमें बतौर शहरी भी एक जिम्मेदारी है कि गैर जरूरी ट्रैवल से इज्तनाब करना है, गैर जरूरी सफर ना करें, कार पूलिंग को अपनाएं, लॉन्ग डिस्टेंसेस का ट्रैवल अवॉइड करें, ताकि देखिए तेल जितना बचाया जा सके वो हमें बचाना चाहिए। तो इस पे तमाम तर काविशें लग रही हैं, देखते हैं कि क्या ऑप्शन सामने आती है। अभी देखिए महंगाई का ये हाल है, लेकिन सोचिए जरा, अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 91वीं खेप ईरान ने मिसाइल की दाग दी है। मुश्तबा की तस्वीर लगाई और खमनेई के बेटे मुश्तबा की तस्वीर लगाकर फिर ये 91वीं खेप दागी है। और उसके बाद देखिए जरा, मिसाइल गिरी है कहां जाकर, देख रहे हैं, मिसाइल इजराइल में जाकर गिरी है। इजराइल के रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक हुआ। अब देखिए इन मिसाइल के इजराइल में गिरने के बाद तस्वीर क्या थी। गाड़ियों में आग लग गई, इमारतों में आग लग गई, चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी। अब देखिए जरा, आपको बताऊं कि कैसे, ये आप देख रहे हैं, ये है F-15 अमेरिका का मार गिराया है ईरान ने। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिकी F-15 मार गिराया। कैसे F-15 मारा है, AI के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। एक पायलट को बंधक बना लिया है ईरान ने। F-15 में अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद अमेरिकी पायलट विमान से कूद गया और विमान से कूदने के बाद उस पायलट को पकड़ लिया गया। ईरान ये दावा कर रहा है। F-15 के आप मलबा देख रहे हैं, ये अमेरिकी फाइटर का मलबा है जो ईरान में मिला है, जिससे ये तस्दीक होती है कि ईरान ने अमेरिका का F-15 मार गिराया है। और उसके बाद अमेरिका के लिए चिंता बढ़ गई कि उनका पायलट कहां है। तो अमेरिका ने देखिए अपने ब्लैक हॉक और हरकुलिस आसमान में उतारा, जो अमेरिकी पायलट को खोज रहा था। filmece. بفرستي بس. अब देखिए कैसे हुआ अटैक। 35वें दिन ईरान अमेरिका जंग में नया मोड़ आ गया है। ईरान ने अमेरिका के पायलट को बंधक बनाने का दावा किया है। फाइटर जेट F-15E के पायलट को जिंदा पकड़ने का दावा किया गया है। ईरानी सेना ने अमेरिकी पायलट के पकड़ने का यह दावा किया है। ईरानी सेना ने अमेरिका के फाइटर को निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिकी पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। इससे जान बचाने के लिए वो ईरानी जमीन पर लैंड किया है। दावा है तभी ईरान की सेना ने उसे पकड़ लिया। हालांकि ईरान की दूसरी एजेंसी कुछ और दावे कर रही है। एजेंसी ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने पर इनाम का भी ऐलान किया है। पायलट के पकड़े जाने के दावे से अमेरिका इनकार कर रहा है। इससे पहले ईरान का F-35 मार गिराने का दावा हुआ था,
ईरान ने दूसरी बार F-35 मार गिराने का दावा किया। सेंट्रल ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इसमें मिसाइल से जेट को हवा में निशाना बनाते दिखाया गया। F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से शामिल है। यह रडार से बचकर दुश्मन के इलाके में हमले की क्षमता रखता है। F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। यह रडार की पकड़ से बचकर 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। F-35 को एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर माना जाता है। F-35 फाइटर जेट की कीमत 670 करोड़ से 910 करोड़ तक है। यह युद्ध क्षेत्र की रियल टाइम जानकारी साझा करता है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावे को फिर से खारिज कर दिया है। अमेरिका का दावा है उसके सारे विमान सुरक्षित हैं। सुनिए जरा ईरानी सेना IRGC के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। ईरान अमेरिका और इजराइल को कभी छोड़ेगा नहीं। हम तेल अवीव से लेकर बीर शेबा और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला करते रहेंगे। हम और हमारे सहयोगियों के खतरनाक अभियानों ने अमेरिकी और इजरायली दुश्मनों को मुश्किल में डाल दिया है और उन्हें बैकफुट पर ढकेल दिया है। हमें ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि सच्चाई का मोर्चा झूठ पर विजय हासिल करेगा और ईरान और मुस्लिम देशों के दुश्मन हमेशा के लिए कड़वी हार का स्वाद चखेंगे। तो ईरान ने अमेरिका का F-15 उड़ा दिया, तो अमेरिका ने ईरान का सबसे ऊंचा पुल उड़ा दिया है। तस्वीर देख रहे हैं, ये ईरानी पुल है। ये ईरानी पुल 3800 करोड़ का है, यानी लगभग 4000 करोड़ की लागत से बना था यह पुल। देखिए आपको दो तस्वीरें दिखाऊं मैं। ये पुल पहला कैसा था और अमेरिका के अटैक के बाद। ये दोनों तस्वीर आपके सामने है, वो पहले की और अमेरिका के हमले के बाद। ये बहुत ऊंचा पुल है और बताया जाता है पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल है ये। इस पर हमला हुआ और इस अटैक में ये पुल पूरी तरह से तबाह हो गया है। देखिए इस पुल के बारे में आपको बताऊं, यह है वो पुल। कुछ इस तरह से अटैक हुआ, इस हमले में पूरा पुल तबाह हो गया। अमेरिका ने बड़े पुल पर यह हवाई हमला किया है। अमेरिकी हमले में 3800 करोड़ का यह ब्रिज तबाह हो गया है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले में कई लोग घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट के इस सबसे ऊंचे पुल का नाम है B1 हाईवे ब्रिज। यह राजधानी तेहरान को कराच शहर से जोड़ता है। यह पुल 1050 मीटर लंबा और 136 मीटर ऊंचा है। इसके निर्माण में 3800 करोड़ का खर्चा आया। अमेरिका के साथ इजराइल भी पुल पर हमले में शामिल था। कराच शहर में B1 ब्रिज पर 2 बार हमले किए गए। इसमें ब्रिज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, साथ ही इस पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब इस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान को समझौता करने को लेकर भी चेतावनी दी। अब भी समय है कि ईरान अमेरिका से समझौता कर ले, नहीं तो ईरान को अभी और नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप की धमकी, अभी तक ईरान के बचे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। इसके बाद अब अगला निशाना ईरान के पुल और बिजली प्लांट होंगे। ईरान ने अपने कुछ बिजली प्लांट पर हमले का आरोप लगाया है। सुनिए जरा इस अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर समझौता नहीं हुआ तो हम उनके सभी पावर प्लांट्स को जबरदस्त हमला करेंगे और शायद एक साथ। ईरान की नौसेना नष्ट हो चुकी है, उसकी वायुसेना बर्बाद हो चुकी है, उसके ज्यादातर नेता मारे जा चुके हैं। IRGC का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो रहा है। हमारे दुश्मन हार रहे हैं और अमेरिका जीत रहा है। दुश्मन की किसी भी मूर्खता का जवाब इतिहास के सबसे भीषण नरसंहार को दिया जाएगा। हम हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम तक पहुंचने से पहले तुम्हें खून के सागर को पार करना होगा। ट्रंप कह रहे हैं दुश्मन हार रहा है और अमेरिका जीत रहा है, लेकिन दुश्मन ने 91वीं खेप, शुरू में मैंने आपको दिखाई दागी और अब 92वीं खेप, ये आप देख रहे हैं। एक और खेप मिसाइल अटैक की ईरान ने दाग दी है अमेरिका के ठिकानों और इजराइल पर।
और उसके बाद देखिए जरा ड्रोन अटैक हुआ जो कि जॉर्डन पर जाकर ड्रोन हमला हुआ। जॉर्डन बहरीन अमेरिकी सेना के ठिकानों पर यह अटैक था। خداوند راه شکست رو بر روی ما بسته است. آتش कह रहा है अमेरिका से कि तुमने हमारा पुल गिरा दिया जो कि सबसे ऊंचा पुल था। अब हम मिडिल ईस्ट में जो 8 बड़े पुल हैं उन्हें गिराएंगे। ईरान ने अमेरिका इजराइल के हमले को युद्ध अपराध बताया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज उड़ाने की धमकी दे दी है, अलग अलग ब्रिजेस। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुल की लिस्ट जारी की है और इन पुल को ईरान ने तबाह करने की धमकी दे दी है। यह पुल मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम है। यह मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। ईरान की लिस्ट में कुवैत, यूएई, सऊदी अरब के पुल शामिल हैं। इस लिस्ट में जॉर्डन सहित कई कुछ और महत्वपूर्ण पुल मौजूद हैं। इस लिस्ट में इसमें कुवैत की शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल का नाम है। साथ ही शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज भी शामिल है। सऊदी अरब बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे पुल भी शामिल है। जॉर्डन के किंग हुसैन, डामिया और अब्दून ब्रिज ईरान की लिस्ट में शामिल है। ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट और अमेरिका को वार्निंग दे दी गई है। ईरान का दावा है कि बिजली प्लांट पर हमले हुए तो ईरान इसका बदला लेगा। ईरान ने टेलीकॉम कंपनियों पर हमले की धमकी दी है। अमेरिकी हिस्सेदारी वाली कंपनियां निशाने पर रहेंगी। बिजली प्लांट पर हुए हमले के बाद ईरान के कई जगह ब्लैकआउट रहा है। ईरान ने कहा इससे 9 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी विदेश मंत्री। हमने कूटनीति का रास्ता अपनाया। जंग रोकने के लिए ईरान से कई बार बात की, उन्हें हथियार और परमाणु हथियार रोकने को कहा। फिर भी ईरानी शासन ने परमाणु हथियारों की अपनी अथक खोज जारी रखी और समझौते के हर प्रयास को खारिज कर दिया। अमेरिका से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है क्योंकि उन्होंने हमले न करने के वादे से हमें धोखा दिया और बातचीत में अहम प्रगति के बावजूद उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया। ये अनुभव बेहद कड़वा है और विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्षेत्रीय युद्ध ने कूटनीति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। अब देखिए जरा, ट्रंप को यह लग रहा है कि वो जंग जीत रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो कर रहे हैं उससे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो अंदर से ऐसा समझ रहे हैं। एक तस्वीर जारी हुई ईरान ने, ईरान की सेना की तैयारी की तस्वीर ईरान ने जारी की है कि अगर अमेरिका अपनी सेना भेजता है तो हमारी पूरी तैयारी। एक तरफ ईरान अपनी तैयारी दिखा रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। दोनों की सीमाएं मिलती हैं लेबनान और इजराइल की। باذن الله منتصرين باذن الله. अमेरिका देख रहा है कि दुश्मन कमजोर होता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अमेरिका अब एक्शन ले रहा है। एक और तस्वीर सामने आई, हिजबुल्ला ने जो अटैक किया, हिजबुल्ला पर अटैक हुआ है। आप देख रहे हैं हिजबुल्ला के लड़ाके जिस पर इजरायली हमला हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने अमेरिका के जवानों से मुलाकात की है।
दूसरी तरफ खबर यह है कि अमेरिका ने यानी ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ को निकाल बाहर किया है। यह है अमेरिका के आर्मी चीफ, इनकी छुट्टी हो गई है। सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज और मेजर जनरल विलियम ग्रीन। देखिए जरा आर्मी चीफ को क्यों निकाला है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या वजह है आर्मी चीफ की छुट्टी की। एक तरफ ट्रंप जंग में बड़ी कामयाबी का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ सेना के 3 बड़े अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर सेना के मुखिया को पद से हटा दिया है। सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को जबरन रिटायर कर दिया है। जॉर्ज 2023 में आर्मी चीफ बने और 2027 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री ने 1 साल पहले ही इन्हें हटा दिया। आर्मी चीफ के अलावा 2 और सीनियर आर्मी ऑफिसर को हटाया गया है। खबर है कि रक्षा विभाग से जुड़े कई और लोग हटाए जा सकते हैं। इनमें FBI डायरेक्टर और भारतीय मूल के काश पटेल भी शामिल हैं। अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप उनसे नाराज हैं। फरवरी 2025 से काश अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के प्रमुख हैं। जंग के वक्त विदेशी जासूस, घरेलू खतरे और राष्ट्रीय सुरक्षा FBI देखती है। तो क्या ट्रंप यह मान रहे हैं कि FBI ने अपना काम बेहतर तरीके से नहीं किया है? आमतौर पर जंग में सेना प्रमुख या अधिकारी हटाना नाकामी का संकेत होता है। ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्री 35 दिन में जंग खत्म ना होना नाकामी मानने लगे। क्या वो ईरान में टारगेट हासिल करने के दावे करते हैं? ईरान से सीजफायर को लेकर भी ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान से डील नहीं हुई तो जेडी वेंस को दोषी ठहराऊंगा। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौते की डील हो जाती है तो मैं इसका पूरा क्रेडिट लूंगा। एक तरफ जेडी वेंस पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या जंग में नुकसान के लिए ट्रंप और उनकी टीम टारगेट खोज रही है और लोगों के गुस्से से बचने के लिए अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रही है? सुनिए जरा यूएस के डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान जंग के बीच आर्मी चीफ और 3 जनरलों को हटाना हैरानी भरा फैसला है। ये पेंटागन को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। अमेरिका आखिर इस जंग में क्या हासिल कर पाया और क्या उसने एक ही दिन में 3 सीनियर सैन्य अधिकारियों को हटा दिया। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को रिजाइन करने के लिए कहा है। ऐसा करके पिछले 1 साल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 4 जनरल्स को रिजाइन करवा दिया गया है। बहुत बड़ा कारण ये है कि अक्सर अमेरिका के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप या पीट हेग्सेट के साथ मिलकर जो गंतव्य करना हो, जो धारणाएं बनानी हो, पॉलिसी स्टेटमेंट बनाती हो, उस पर एकमत नहीं होते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपनी जनरल्स की जो एडवाइस है उसको अक्सर इग्नोर करते हैं। इसमें जो जनरल्स हैं उनमें काफ़ी अशांति है। काफ़ी सीनियर जनरल्स ने बार बार ये कहा है, नेवी के और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी प्रोफेशनल एडवाइस को अनदेखा कर रहे हैं और अपनी ही मर्जी के हिसाब से ईरान के युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बड़ी चीज यह है कि ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ को हटा दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने हमले बढ़ा दिए। ईरान ने देखिए जरा इराक में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इरबिल में ये ईरान ने अटैक किया है ऑयल टैंकर पर। में ही इराकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ये उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग और धुएं का गुबार। तो मिडिल ईस्ट पर ईरान के हमले रुक नहीं रहे। कुवैत में देखिए जरा, मीना अल अहमदी पोर्ट पर ईरान का बड़ा हमला हुआ।
एक ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। एक पावर और डीसैलिनेशन प्लांट पर भी हमला हुआ, यानी जो खारे पानी को शुद्ध करता है उस प्लांट पर अटैक हुआ। 90% पीने का पानी डीसैलिनेशन प्लांट से मिलता है। ईरान के हमले से कुवैत में पानी संकट बढ़ गया। यूएई पर 19 मिसाइल और 26 ड्रोन से अटैक हुए। एयर डिफेंस से यूएई ने हमला रोका तो भारी मलबा गिरा है। उसके बाद इसमें एक बांग्लादेशी मजदूर की मौत हो गई है, 5 भारतीय समेत कई लोग घायल हो गए। दुबई के ओरेकल डेटा सेंटर पर भी हमले का दावा है। यूएई हमले के दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन आईआरजीसी ने कहा उसने ड्रोन से अटैक किया है। सऊदी अरब देखिए, ईरान ने अपने पड़ोसी सऊदी पर भी हमला तेज कर दिया है। करीब 10 ड्रोन से रियाद और दूसरे शहरों पर अटैक किया है। सऊदी ने एयर डिफेंस से हमला नाकाम होने का दावा किया है। जॉर्डन देखिए, अमेरिकी एयरबेस अल अजराक पर ड्रोन हमला हुआ है। यहां कई अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात थे। हमले से विमानों को काफी नुकसान की खबर है। ईरान ने कहा है वो अमेरिका की हवाई ताकत खत्म कर देगा। ये अब तक अटैक है। इजराइल पर देखिए, इजराइल के ऑयल हब पर ईरान ने फिर हमला किया है। क्लस्टर बम से ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी और F-15 एयरबेस को भी टारगेट किया है। हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर है इजराइल में। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इजराइल में ग्राउंड जीरो पर हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। में पिटासिक्वा एरिया में, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फैक्ट्री को ईरान की मिसाइल ने नुकसान पहुंचाया है। कल देर रात यहाँ पे मिसाइल आके फटती है और उसके बाद आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री की हालत पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है फैक्ट्री। और देख सकते हैं पूरी तरीके से जितनी भी मशीनें हैं पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। ये अटैक उस समय कैरी किया गया जब यूएस और इजराइल की फोर्सेस ने ईरान का एक लार्जेस्ट ब्रिज गिरा दिया। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि देखिए किस तरीके से आपका ब्रिज गिरता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करने वाले हैं। उसके बाद ईरान ने ये मिसाइल लॉन्च किया और ये मिसाइल यहां पे आके फटता है। हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ भी टूटकर गिर चुके हैं और ये देखते हैं कितना बड़ा गड्ढा यहां पे हुआ है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये कंपाउंड में जब मिसाइल गिरी है कितना बड़ा गड्ढा। और अगर आप सोचते कि अगर ये डायरेक्टली मिसाइल इस फैक्ट्री को हिट करती तो मेरे ख्याल से यहां कुछ दिखाने को भी बचता नहीं, क्योंकि जहां जहां मिसाइल गिरती है पूरी तरह से तबाही और बर्बादी कर देती है। और आप देख सकते हैं जंग कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लाती, वो तबाह और बर्बादी लाती है। तो प्रदीप दत्ता की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के हथियार खत्म नहीं हो रहे हैं। अमेरिका कह रहा है ईरान के सारे ठिकाने तबाह कर दिए हैं, लेकिन रिपोर्ट यह कह रही है कि ईरान के पास अभी भी बहुत गोला बारूद मौजूद है। ईरान के पास बहुत सी मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान के पास अभी भी ड्रोन 50% से ज्यादा मौजूद हैं। देखिए जरा ये खुलासा कैसे हुआ कि ईरान के पास अभी भी गोला बारूद बड़ी संख्या में। जंग के बीच ट्रंप ईरान की हार का दावा कर रहे हैं और ट्रंप ने ईरान की नेवी को खत्म होने का दावा कर दिया। ईरान की सेना के कमजोर होने की बात कह दी। ईरान की एयरफोर्स के भी खात्मे का दावा कर दिया, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट इन दावों पर सवाल उठा रही। ईरान के हजारों ड्रोन अब भी सुरक्षित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल के हमलों के बावजूद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं। ईरान के पास हजारों वन वे अटैक ड्रोन मौजूद हैं। इसमें कई लॉन्चर जमीन के नीचे दबे हो सकते हैं। हमले के बाद लॉन्चर के जमीन में दबे होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक ये अभी इस्तेमाल में नहीं है और न ही पूरी तरह नष्ट हुए। सूत्रों के मुताबिक ईरान की लगभग 50% ड्रोन क्षमता अभी बची हुई है। ईरान के तटीय रक्षा वाले कई क्रूज मिसाइल भी सुरक्षित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तटीय सैन्य ठिकानों को ज्यादा निशाना नहीं बनाया गया। इस वजह से ईरान की मिसाइलों के अब भी सुरक्षित होने का दावा है। सुनिए जरा आईआरजीसी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं और भारतीय रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। मुहिम मिहाज ईरान ने गोला बारूद के एक छोटे हिस्से का इस्तेमाल किया है और इतना ही हिस्सा तबाह हुआ है। आप हमारे हथियारों के मुख्य उत्पादन भंडार नहीं ढूंढ सकते और अगर खोज भी लिया तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जमीनी संघर्ष में हम ऐसा कुछ करेंगे कि कोई भी अमेरिकी सेना में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगा। अमेरिका में आने वाली पीढ़ियां सेना से नफरत करें। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे देशों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे।
अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है कि ईरान के 50% मिसाइल्स, ड्रोन्स और उनके लॉन्चर्स अभी भी इंटैक्ट हैं और शायद हो भी सकते हैं, क्योंकि जाग्रोस पर्वत की श्रृंखला के नीचे जो अंडरग्राउंड बेसिस हैं उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जहां अमेरिका पहुंच नहीं सकता, पर ऐसे भी हैं जिनका पता ही नहीं है। लिहाजा ये रिपोर्ट सही भी हो सकती है और इसकी बानगी देखने को मिलती है जब ईरान ये कहता है कि हाँ, अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशंस करके तो देखे, जितने सैनिक उनके आएंगे वो आएंगे तो जिंदा मगर वापस जाएंगे ताबूत में। और इस बीच ईरान के पास हथियार है, लेकिन अमेरिका के हथियारों पर अटैक हो रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर, अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान ने हमला कर दिया है, मिसाइल हमला। इससे पहले भी एक और युद्धपोत यूएसएस गिराइड पर अटैक कर चुका था ईरान। गिराइड मरम्मत के लिए गया था, फिर वापस आ गया है समंदर में। यूएसएस गिराइड यह अमेरिका का खतरनाक जंगी बेड़ा है। ऑपरेशन के लिए तैयार है। जहाज की मरम्मत के बाद इसे एक बार फिर समंदर में उतार दिया है। अमेरिका के मुताबिक यह जहाज क्रोएशिया के बंदरगाह से रवाना हो चुका है और अब किसी भी मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। यह जंगी बेड़ा पहले ईरान के खिलाफ मिशन में तैनात किया गया था, लेकिन मार्च में आग लगने के बाद इसे काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे ऑपरेशन से हटाकर मरम्मत के लिए ग्रीस भेजा गया। ग्रीस में शुरुआती मरम्मत के बाद जहाज को क्रोएशिया लाया गया था और अब पूरी तरह ठीक होने के बाद जहाज फिर समंदर में उतर चुका है। यूएसएस गिराइड की अमेरिका के सबसे खतरनाक जंगी बेड़ों में गिनती होती है। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि सालों तक दोबारा ईंधन भरे बिना चल सकता है। इस पर 75 से ज्यादा घातक सैन्य विमान तैनात रहते हैं। अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगा है। यह 25 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। अरब सागर में भी अमेरिकी नौसेना के 12 से ज्यादा युद्धपोत मौजूद हैं। इनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और 8 विध्वंसक पोत शामिल हैं। फिलहाल यूएसएस गिराइड एक बार फिर मिशन के लिए समंदर में उतर चुका है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहे हैं इस पर। दुश्मन अगर जमीनी हमला करता है तो उनमें से एक भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। हम जमीनी लड़ाई के लिए तैयार हैं और ईरान में उनका इंतजार कर रहे हैं। वो हमारी जमीन पर आए तो उन्हें जिंदा जला देंगे। अब इन परेशानियों के बीच ट्रंप की और दूसरे देशों की एक परेशानी कि ईंधन, तेल, गैस नहीं आ पा रहा है, वो है हॉर्मूज से आना। हॉर्मूज पे आप देख रहे हैं अभी भी 400 जहाज खड़े इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हॉर्मूज के पास एक और आइलैंड था, केशम आइलैंड। उस पर अमेरिका ने अटैक किया, ये उसकी तस्वीर है। अमेरिका इस आइलैंड पर कब्जे के बारे में भी सोच रहा था कि अगर यहां कब्जा कर ले तो हॉर्मूज से जहाज गुजर पाएंगे। अभी अमेरिका ने उस आइलैंड पर अटैक किया है, ये उसकी तस्वीरें। तो जिस हॉर्मूज स्ट्रेट पर ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उस हॉर्मूज पर ब्रिटेन ने 60 देशों के साथ बैठक की और कूटनीति से रास्ता खोलने पर बातचीत हुई है। इस बैठक में ट्रंप या उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था। मतलब हॉर्मूज खुलवाने की बात बिना ट्रंप के हुई है। भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसमें शामिल हुए और कहा कि हम अकेले जिसने हॉर्मूज में नाविक खोए। हॉर्मूज में विदेशी जहाजों में 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। भारत ने कहा कि सिर्फ बातचीत और शांति से ही समाधान संभव है। सभी देश तनाव खत्म करें और इस मुद्दे पर बातचीत करें। चीन ने भी हॉर्मूज पर अमेरिका इजराइल के हमले को अवैध बताया और कहा तुरंत जंग रुके ताकि हॉर्मूज रूट से फिर से व्यापार शुरू हो। उधर यूएन में हॉर्मूज पर होने वाली एक वोटिंग टल गई है।
बहरीन ने जरूरत पड़ने पर सैन्य गठबंधन उतारने का प्रस्ताव रखा था। खबर है कि अमेरिका के समर्थन में बहरीन ने प्रस्ताव लाया, लेकिन रूस और फ्रांस ने इसका विरोध किया और वोटिंग टाल दी। इस बीच ईरान ने नाटो के उन देशों के जहाजों को भी रास्ता दे दिया है जो जंग में सीधे ट्रंप के समर्थन से इनकार कर चुके हैं। फ्रांस की एक बड़ी शिपिंग कंपनी को जहाज उनका सुरक्षित निकाला है। 2 दिन में भारत समेत कई देशों के 20 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरे हैं। तो क्या हॉर्मूज अब सिर्फ अमेरिका इजराइल के लिए बंद है? सवाल यह है। सुनिए जरा इस स्थिति पर भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी और इस तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हमारी नैतिक विरासत के आधार पे होना चाहिए। कोई ठेकेदार यूएस से बैठ के बोल दे कि ये करो ये ना करो, दैट इज नॉट इंडिया। मंत्रियों से कहूंगी कि जरा दिल्ली ही घूम लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसी दिक्कतें पड़ रही हैं, कैसे लोग कतार में खड़े हुए हैं, कैसे लोगों ने सिलेंडर बुक किए हुए हैं पर उनको मिल नहीं रहे हैं। तो जरा अपने अपने क्षेत्र में ही चले जाएं, थोड़ा इलेक्शन पे पॉज लगाएं, थोड़ी अपनी कमेटी मीटिंग्स में मिलना बंद करें, जरा जनता का हाल समझें कि किस तरीके से उनको किल्लत आ रही है। इस संकट के दौर में भारत ने जिस समझदारी के साथ, जिस सार्थक तरीके से समस्या के समाधान और भारत के लोगों को इस समस्या से कम जूझना पड़े, इसके लिए काम किया है, ये बहुत ही मैं मानता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लोग जानबूझ के गैस की लाइन में खड़े हैं घंटों घंटे, और प्रॉब्लम तो कोई है नहीं। पेट्रोल पंप पे जबरदस्ती जाके हल्ला कर रहे हैं लोग। इसका मतलब सबको या तो मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या पागलपन का दौरा पड़ रहा है। इस देश की जनता बेवकूफ है, पागल है। वो जानबूझ के गैस की लाइनों में खड़ी है, 7-7, 8-8 हजार रुपए का सिलेंडर खरीद रही है। तो यही हो सकता है, और तो मुझे कुछ नहीं लगता। सिस्टम सरकार ने बना दिया कि ऑनलाइन आप कर दो और टाइम पर आपको घर पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचता तो आप जाके एजेंसी से ले लो। अब आप गैस खत्म नहीं हुआ, समय सीमा नहीं पूरा हुआ तो पूरे पहले 20 दिन पहले दौड़ रहे हैं, तो लाइन तो लगाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि इस जंग के बीच क्या युद्ध रुकने के कोई आसार हैं? आखिर दुनिया के देश क्या कर रहे हैं? नेतन्याहू कहां है? बहुत दिन से नेतन्याहू कैमरे में नहीं आए। नेतन्याहू अपनी सेना के साथ बैठक कर रहे हैं। यह तस्वीर नेतन्याहू के सामने आई, अपने वो सीनियर ऑफिसर्स के साथ ही मिल रहे हैं, उन्हीं के साथ ही बैठक करते हैं, खास सुरक्षा घेरे में रहते हैं। ששולל ממשמרות המהפכה גם מקורות כספיים וגם את היכולת לייצר הרבה כלי נשק. יחד עם ידידינו האמריקנים אנחנו ממשיכים לקטוש את משטר הטרור באיראן. दूसरी तरफ ईरान में देखिए, लोग सड़कों पर हैं, अपने देश की सेना के लिए उनके समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और अमेरिका का विरोध और इजराइल का विरोध से पहले एक और तस्वीर आई। ये तस्वीर है जो अमेरिकन और इजराइल एजेंट पकड़े गए। از ترامپ خواستم که به ایران یه حمله نظامی بکنه، یه توییت زده کمک بکنین. من از طریق ارتباط امنیتی به نتانیاهو فرستادم، بهشون پیام دادم، اتفاق بسیج رو براشون فرستادم. از ترامپ خواستم که به ایران یه حمله نظامی بکنه، یه توییت زده کمک بکنین. दावा किया गया ये अमेरिका और इजराइल के एजेंट हैं जो यहां से जानकारियां पहुंचा रहे थे उन तक। इस बीच क्यूबा की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। क्यूबा में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं और अमेरिका और इजराइल का विरोध किया है। अब सवाल यह है कि क्या कोई जंग रुकवाएगा, कोई जंग रुकवा सकता है? पुतिन का नाम सामने आ रहा है कि पुतिन जंग रुकवाने की स्थिति में है। क्या उनकी बात ट्रंप से हो रही है? ईरान से जंग में घिरे ट्रंप को पुतिन से उम्मीद है। पुतिन इस जंग में ईरान के साथ खड़े हैं। अब पुतिन ने जल्द जंग खत्म करने की उम्मीद जताई है। पुतिन का दावा है, उनका बयान है कि शांति के लिए रूस हर संभव मदद को तैयार है। हाल ही में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान इस कोशिश में पूरी तरह फेल हो गया। अब पुतिन ने जंग खत्म कराने में मदद की पेशकश की।
पुतिन ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अती से मुलाकात की है और इसी मुलाकात में पुतिन ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चिंता जताई। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने भी जंग को लेकर अहम बयान दिया है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस शांति स्थापित करने में भूमिका निभाने को तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस मुद्दे पर अलग अलग देशों के नेताओं से बात की। रूस की मध्यस्थता से ईरान को भी कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ने रूस की मध्यस्थता का स्वागत किया है। ईरान ने कहा है रूस ईरान के हितों को समझता है। सुनिए जरा पुतिन क्या कुछ कह रहे हैं, ट्रंप और मैक्रोन। हम मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करने की उम्मीद कर रहे हैं। हमने मिस्र के विदेश मंत्री से भी बात की है और कहा है कि ईरान जंग का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है और रूस इसमें दखल देने और जंग रुकवाने को तैयार है। मुझे नाटो के दखल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी क्योंकि वे तो सिर्फ कागजी शेर हैं, इसलिए हमें उनकी जरूरत नहीं थी। हमारा मकसद दो बड़ी ताकतों के बीच जहाज बनना नहीं है। हम ना चीन के दबदबे पर निर्भर रहना चाहते हैं और ना ही यूएस की अनिश्चितता के सामने अधिक पड़ना चाहते हैं। इस युद्ध और जंग के बीच जब दुनिया के मुल्कों को एहसास हो गया है कि आपके पास ताकत होनी जरूरी है, एक अच्छी खबर भारत से है। आईएनएस तारागिरी नौसेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में इस मौके पर थे। तो रही अब मैं आपको दिखाऊं आईएनएस तारागिरी। दुश्मन का काल है ये आईएनएस तारागिरी। समंदर में इसे नेवी में शामिल किया गया। सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। तारागिरी की कमीशनिंग भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक ताकत का ही यह प्रतीक है। इस अवसर पर मैं महिलाओं, डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें भी मैरीन पावर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान करना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। हमारी नेवी भारत के वैल्यूज और कमिटमेंट का मैं मानता हूं एक सिंबल है, उसका यह प्रतीक है। और एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच जंग हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान घर में मार खा रहा है। पाकिस्तान में फिदाइन हमला हो गया है। हाल क्या है? ईरान यूएस जंग में पाकिस्तान चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, जंगे रुकवाने की कोशिश में था। शाहबाज युद्ध रुकवाने और दुनिया में शांति लाने वाले नेता बनना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी ही जंग को नहीं खत्म करा पा रहा। पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। आत्मघाती हमलावर ने बारूद से भरी कार को थाने से टकरा दिया। इस दौरान आसपास गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। शुरुआती रिपोर्ट में पाक मीडिया ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी। थाने की एक पोस्ट तबाह हो गई, जबकि पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। धमाके से आसपास के रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। इस आत्मघाती हमले में 5 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जबकि एक पुलिसकर्मी समेत 13 लोग इस विस्फोट में मारे गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बख्तुल्ला वजीर ने इसकी पुष्टि की है और फिलहाल पाकिस्तानी एजेंसियां इस हमले को लेकर जांच कर रही हैं। तो पाकिस्तान का हाल बेहाल है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और अब बात भारत की। आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार से एक बुरी खबर आई है। शराबबंदी वाले बिहार में जानलेवा शराब। बिहार में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन देखिए शराब, जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है बिहार में।
अब देखिए जरा बिहार में शराबबंदी के बावजूद कैसे लोगों को शराब मिल जाती है और लोगों ने शराब पी, वो भी जहरीली। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से 5 लोगों की जान चली गई, 15 की हालत गंभीर है, इनमें से 6 की आंखों की रोशनी चली गई। मामला मोतिहारी के तुरकौलिया और रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का। गुरुवार की सुबह एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। पता चला कि जिस शख्स की जान गई है उसने बुधवार को शराब पी थी। फिर कुछ और लोगों की तबीयत बिगड़ी, आंखों की रोशनी कम होने लगी। लगातार तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मचा और प्रशासन एक्शन में आया। प्रभावित गांव में जांच अभियान चलाया गया और गिरफ्तारी शुरू हुई। मुख्य आरोपी नागा राय समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर अवैध शराब भी बरामद की है। तुरकौलिया थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, एसआईटी बनाई गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि अवैध शराब का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पुलिस और क्या कह रहे हैं नेता। 17-18 लोग हैं जो कि शराब का सेवन किए थे। शराब का सोर्स जो है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जो अपराधी शामिल थे उस पर भी काम किया गया है। मुख्य जो अपराधी है नागा राय करके उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त है। जहरीली शराब का विषय ये हमेशा से चिंता का विषय रहा है। शराबबंदी के पीछे की सोच सही सोच है, जायज सोच है, पर उसकी आड़ में जिन लोगों ने इस अवैध व्यवसाय को शुरू कर रखा है उन लोगों पे फंदा कैसे कसा जाए, शिकंजा कैसे कसा जाए, इसके ऊपर एक चर्चा मंथन होना जरूरी है। शराब से मौत हुई है, दुखद घटना है और पहले से भी हम लोग सचेत करने की कोशिश करते रहते हैं और खास करके हमने तो जीविका के माध्यम से अवेयरनेस का काम भी हम लोग चलाते रहते हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझ के जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है? रोका तो उनको जा सकता है जिनको जानकारी नहीं है। राइट, अब आपको पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल में बड़ा एक्शन हुआ है जिसने 7 मजिस्ट्रेट को बंधक बनाया था। चुनाव में किसने बढ़ाया तनाव? असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की एंट्री हुई। उसके बाद देखिए उन्हीं की पार्टी का एक नेता पकड़ा गया है। उसका नाम है फखरुल इस्लाम। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और पूछा गया, ये एसआईआर का विरोध कर रहा था। उसके बाद एनआईए की टीम पहुंची है। एनआईए की टीम को जांच दी गई है और एनआईए ने जांच शुरू कर दी है इस मामले में। बाकायदा गिरफ्तारियां हुई हैं। हमने अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है और 19 मामले दर्ज किए हैं। मुख्य साजिशकर्ता मुफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा से हिरासत में लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि वो एक वकील है। हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या इसमें कोई राजनीतिक एंगल भी है। मालदा के मोथाबारी में हुई हिंसा के पीछे के व्यक्ति को हमारी सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस ने नहीं, वो बागडोगरा से भाग रहा था। वो मुंबई से आया था। भाजपा ने मुंबई से एआईएमआईएम को किराए पर लेकर बंगाल लाया है। आईएसएफ और कांग्रेस ने उकसाया है
और भाजपा की भी इसमें भूमिका है। यहाँ मुफक्करुल इस्लाम दिखाई दे रहा है। उसी मंच पर तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ममता बनर्जी अपने मुफक्करुल के साथ नजर आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न मुद्दों पर पोस्ट, तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न नेतृत्व के साथ पोस्ट, मुझे और कितना दिखाना होगा। बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो न्यायाधीश है वो रास्ता में नहीं निकल सकते, उनको घेराव किया जाएगा, उनके ऊपर आक्रमण होगा। इसके पहले भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के चेंबर में घुस करके वहां नाराबाजी हुआ, घेराव हुआ, कोर्ट को चलने नहीं दिया गया। ये बार बंगाल के चुनाव का इतिहास है कि चुनाव हो और शुरुआत हो और हिंसा ना हो, ऐसा होता नहीं। बात है लाइफ का फंडा की। आज के दौर में लोग दूसरों की बात या दूसरों के तौर तरीके से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और फिर नाकाम होने पर ठीकरा दूसरों की संगति पर डाल देते हैं। ऐसे लोगों को आचार्य चाणक्य का एक अहम फंडा याद रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, चंदनम छिन्नम अपि न जहाति गंधम, इक्षु दंडम कृतमपि न जहाति माधुर्यम। मतलब चंदन के पेड़ को काट देने पर भी वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, गन्ने को दबाने या पीसने पर भी वो अपनी मिठास नहीं छोड़ता, सोने को आग में तपाने पर भी वो अपनी चमक और कीमत नहीं खोता। इसी तरह अच्छे स्वभाव और मजबूत इच्छा शक्ति वाले शख्स परेशानी आने पर भी अपना व्यवहार और धैर्य नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों पर किसी तरह की बुराई या बुरी संगत का भी असर नहीं होता। जैसे चंदन के पेड़ पर कितने ही जहरीले सांप लिपटे रहे, उस पर उनके जहर का कोई असर नहीं होता। इसी तरह सकारात्मक लोग मानसिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि उन पर बुरी आदत वालों या नकारात्मक लोगों का कोई असर नहीं होता। वो अपनी मेहनत और अच्छी सोच पर इतना फोकस रहते हैं कि दूसरों की गलत बातों या बुराई को दिलो दिमाग से लगाते ही नहीं। इस तरह आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए लाइफ का एक बड़ा फंडा दिया। हमें अपना चरित्र और सोच इतना मजबूत रखना चाहिए कि मुश्किल हालात या गलत लोगों का भी हम पर कोई असर ना पड़े। तो जहां से अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।